सो दिखावट, बनावट और सजावट, इन्हीं 3 चीजों से आई है समाज में गिरावट। पैसा खाली वो कमाए ना, पैसे से भी पैसा कमाया जा सके। ताकि आपका जो दिमाग है आप उसको हुक्म देना सीखो। आपका जो दिमाग है ये रामू है बेसिकली। तो अगर आप उससे पूछते हो कि मुझे रील कैसे देखनी है, मुझे कहीं पे पार्टी करनी है, उसका प्लान बताइए, तो आपको वही चीजें बतलाएगा। लेकिन जब आपको लगता है नहीं वाकई में मुझे पैसा कमाना है, तो जरा उससे पूछ के तो देखो भाई मुझे पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाओ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जहां पर आप सोचते हो, सबसे पहले तो सोचिए। जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग होता है अपने विचारों की ताकत से। आपने काफ़ी सारे अरुणिमा सिंह का आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि ट्रेन से वो गिरी, उसके पाँव कट गए, उसके बाद उसने जब सबसे पहली उठी तो मुझे क्या करना है, तो उसने बोला सीधा हिमालय चढ़ना है। दोनों पाँव नहीं है। जब अपने कोच जो भी बाद में बनी उनके पास गई, उन्होंने जब उससे पूछा क्या मैं हिमालय चढ़ पाऊंगी, उन्होंने कहा तुम तो ऑलरेडी चढ़ चुकी। 30 सेकंड की रील के पीछे 30 साल की जो EMI आप ले रहे हो उससे दूर रहो। सिंपल सी चीज है। वो कहते हैं किसी को पुरखों की दौलत बेचकर भी सुकून ना मिला और कोई गुब्बारे बेचकर भी सड़क पर चैन की नींद सो गया। ज्यादा खुश कौन है, सोने की चेन वाला कि चैन से सोने वाला? गिरने को लोग इतना बुरा मान लेते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है लोगों का अपने फेलियर से। तो ये जो विफलताएं हैं, जो फेलियर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका इतना ज्यादा एनालिसिस करो कि आपके दिमाग को पैरालिसिस होने लगे। चैंपियनों का नाश्ता फल फ्रूट मेवे नहीं होते, उनका नाश्ता होता है विफलताएं। यदि ईश्वर नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों, और यदि ईश्वर है तो कल की फिक्र क्यों? सिंपल सी बात है। दिखावे के लिए आप मंदिर मस्जिदों को धनवान बना रहे हो जहां पर दुनिया भर का पैसा पहले ही है और चोरी हो रहा है। उपलब्धि क्या है, अचीवमेंट क्या है? कि बहुत सारा पैसा कमा लेना अचीवमेंट है, कि अपना बहुत सारा नाम कर लेना अचीवमेंट है, या फिर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निर्वाह करते हुए समाज को आप वापस क्या दे सकते हैं, ये अचीवमेंट है, ये उपलब्धि है। इस पर हमारी आपकी राय अलग अलग हो सकती है, पर इसमें इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सबसे बड़ी उपलब्धि वही है जहां पर आप समाज को भी कुछ दे रहे हैं, समाज के प्रति भी अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। हम अपने पॉडकास्ट में संवाद द वीवीएस शो में ऐसी शख्सियतों को जोड़ने का प्रयास करते हैं जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिल सके, जिनसे आप और हम अपने निजी जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ सीख सकें। तो इसी कड़ी में मैं एक बहुत खास शख्सियत से मिला। खास इसलिए भी क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति, अपने परिवार के प्रति, वो तो सराहनीय है ही है, पर वो मेरी ससुराल से हैं, जयपुर से हैं तो बहुत खास हो जाते हैं। अवनीश जी, संवाद द वीवीएस शो में हमसे बात करने के लिए, राजी होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। आप जल्दी पकड़ में नहीं आते क्योंकि आपको लगता है कि साहब अपनी बात क्यों करें, या हमको सामने नहीं आना चाहिए, जो काम कर रहे हैं वो पीछे से करते रहना चाहिए। तो मैंने कहा आप पूरे देश की आवाज हैं बिग बॉस के थ्रू, और ऐसा कोई हो नहीं सकता जो पकड़ में नहीं आए। वो पहले एक डायलॉग चलता था डॉन के अंदर जी, कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता, अब डॉन को पकड़ना तो इजी हो गया, लेकिन आपको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया एक्चुअली। सर, हमसे ज्यादा आपको पकड़ना मुश्किल होगा, कितने दिनों से थैंक यू वेरी मच सर। वाकई बात करने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि मेरे बारे में ज्यादा बात ना करें, ये ना करें, वो ना करें। मैंने सब में हामी भर दी थी, पर हम करेंगे वही जिसमें आपको मजा आएगा, है कि नहीं? इवेंचुअली आप, इट्स ऑल अबाउट द ऑडियंस को हम क्या दे सकते हैं, क्या हम आपको सिखा सकते हैं। थोड़ा सा अवनीश जी, मैं फिर से यही कह रहा हूं कि आपने मना किया था, लेकिन आपकी जर्नी हम जानना तो चाहेंगे ना। प्रेरणा तो वहीं से मिलती है ना। प्रेरणा तो हमें, देखिए, कुछ बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें जो दूर से हम निहारते हैं, और कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं जो हमको लगता है अरे ये तो हमारे जैसा है, और फिर हमें लगता है अरे हमारे जैसा है लेकिन हमसे कहीं कुछ ज्यादा इसने अचीव किया है, तो हम भी कर सकते हैं। ये कारण है कि हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं ताकि प्रेरित कर सके।
नहीं, प्रेरणा जैसी ऐसी सर कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, आपने बोला है मेरे बारे में, तो मैं जयपुर रहता हूँ और बेसिकली हम लोगों के एक NBFC हम लोग रन करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसके अंदर हम लोग व्हीकल्स वगैरह पे फाइनेंस वगैरह करते हैं। बस इतना सा है, इसके अलावा ऐसे कुछ भी नहीं है। जैसा आप समझते हैं वैसा बहुत नॉर्मल सा इंसान हूँ। तो यही मेरी जर्नी है और यही चीज़ें, मेरे पीछे कोई ऐसा इमोशनल वो अत्याचार टाइप का सा नहीं है कि मैं बहुत ही भावुक होके बताऊंगा मेरे पास, जैसे कई बार मैं सुनता हूँ कि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने केवल इतने से शुरू किया था और आज मैं यहाँ बन गया। नहीं 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 नहीं, मैं सब कुछ अच्छे से तरीके से जितना मुझे चाहिए उतना संपन्न हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है, एज 50s के अंदर चल रहा है और मुझे किसी चीज़ का, बहुत कम लोगों को एक संतुष्टि आती है, ठीक है ना। तो आई एम लकी कि मुझे कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लाइफ में है। मतलब पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए अब खुशियाँ हैं। वो कहते हैं सर, हर आदमी अपने हाथ में 2 बॉल लेके पैदा होता है और अनफॉर्चुनेटली दोनों ही बॉल्स का नाम एक पॉम पॉम होता है, राइट। एक का नाम होता है पावर ऑफ मनी और एक हाथ का नाम होता है पीस ऑफ माइंड। तो शुक्रगुजार हूँ भगवान का, मेरे हाथ में जो दोनों बॉल्स हैं वो पूरी तरीके से बैलेंस्ड हैं। तो मेरे पास दोनों चीज़ें हैं सर, क्योंकि एक्चुअल हकीकत ये है कि पैसे के बिना खुशी नहीं आती जी। और अगर बहुत सारा पैसा आ जाए तो नॉर्मली खुशी चली जाती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यही है कि मैं कुल मिला के काफ़ी बैलेंस्ड हूँ और शुक्रगुजार हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब मेरा इंट्रोडक्शन इतना ही है। आपने खुशी और वेल्थ दोनों की बातें करी, इन्हीं 2 चीज़ों पे चलिए मैं आपसे बात पूछता हूँ। सबसे पहले वेल्थ क्रिएशन पे बात करने की आप। हाँ जी, क्योंकि आज का युवा मध्यम वर्ग, बहुत बड़ा तबका, देश का बहुत बड़ा तबका वेल्थ क्रिएशन के लिए प्रयास कर रहा है, बिना जाने कि वेल्थ क्रिएशन है क्या, कैसे कर सकते हैं। ठीक बात। भाग रहा है, इधर से उधर भाग रहा है, खुशी की तलाश में भाग रहा है, स्ट्रेस्ड है। सबसे पहले तो वेल्थ क्रिएशन की अगर बात करें तो मुझे ये बताइए कि क्या वो आदतें हैं जो इंसान को शुरुआत से ही अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल जर्नी की शुरुआत से ही शुरू कर देनी चाहिए, ताकि पैसा खाली वो कमाए ना, पैसे से भी पैसा कमाया जा सके। लोगों की शुरुआत में लोग ये कहते हैं साहब मेरे पास पैसे ही नहीं है, 50,000 रुपये सैलरी है मेरी, 1 लाख रुपए सैलरी, इसमें हम क्या ही बचाएंगे। पर अगर आप सही रोड मैप पता हो आपको, तो आप उस 50,000 1 लाख की सैलरी में भी बहुत बचा सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। वो रोड मैप अगर आपसे हमें थोड़ा सा मिल जाए, हमारे यंग ऑडियंस के लिए खास तौर पर। विजय जी, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इजी होती है जी, ठीक है। जैसे मुस्कुराना, स्माइल काफ़ी इजी होता है, लेकिन फिर भी आदमी मुस्कुराने में कंजूसी करता है, ठीक है। सेम उसी तरीके से है कि मुझे नहीं लगता कि पैसा कमाना कहीं भी कोई मुश्किल है। सोचना मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप कमाने के लिए निकल पड़ोगे तो आप पैसा कमा के ही घर लौटोगे, ठीक है ना। वैसे तो कहते हैं ना खुशी खरीद पाता हूँ ना गम बेच पाता हूँ, फिर भी न जाने रोज क्यों कमाने जाता हूँ। तो सेम उसी तर्ज पे है कि कुल मिलाकर अगर आपको पैसा कमाना है तो सबसे पहला काम तो ये है कि आप अपने आप को इस तरीके से मेंटोर कीजिए कि आपको केवल प्लान्स नहीं बनाने बल्कि प्लान्स को एग्जीक्यूट भी करना है। मोटिवेट होना अलग चीज़ होता है। मोटिवेट कुछ टाइम पीरियड के लिए हुआ जाता है। किसी को पढ़ सुन के आप मोटिवेट हो सकते हो, कोई मूवी देखते हो एकदम से उसको देख के आप मोटिवेट हो जाते हो। तो आज की जो जनरेशन है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो अपने लिए कम मोटिवेट होता है और दिखावे के लिए ज़्यादा मोटिवेट होता है। मेरे पास खाने को एप्पल नहीं है, लेकिन मैं जब देखता हूँ कि सामने वाले ने एप्पल खरीदा है और उसने किसी स्टोरी के अंदर या रील के अंदर एप्पल लगा दिया, मैं EMI पे पैसा लेके और वो एप्पल फ़ोन खरीद लेता हूँ। आप लोन लेना बुरा बात नहीं है, अगर उस लोन से आप पैसा जनरेट कर सकते हो। मान लीजिए आप 9% का ब्याज देते हो और उससे अगर आप 17% अचीव कर सकते हो, तब लोन लेना बुरा नहीं है। लेकिन एक ऐसा लोन जहां पर केवल दिखावे के लिए आपने लिया है, अपने स्टेटस के लिए लिया है, तो मुझे लगता है वो गले में पट्टा डालकर आपको नहीं घूमना चाहिए, ठीक है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। सबसे पहले तो क्या है कि आपका जो दिमाग है
आप उसको हुक्म देना सीखो। आपका जो दिमाग है ये रामू है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आप उससे पूछते हो कि मुझे रील कैसे देखनी है, मुझे घूमने का प्लान बनाओ, मुझे कहीं पे पार्टी करनी है, उसका प्लान बताइए, तो आपको वही चीजें बतलाएगा। लेकिन जब आपको लगता है नहीं वाकई में मुझे पैसा कमाना है, तो जरा उससे पूछ के तो देखो भाई मुझे पैसा कमाना है, पैसा कैसे कमाऊं। वही रामू जो पहले आपको रेस्टोरेंट जाने का तरीका बता रहा था, ट्रेवलिंग का तरीका बता रखा था, अब वो आपको बताएगा कि पैसा कैसे कमाना चाहिए। डिपेंड करता है कि आपकी सोच क्या है। एक इंसान होता है जो गरीबी में पला है, वो बोलता है मुझे लाख रुपए कमाने का तरीका बताओ, तो रामू जो उसका दिमाग है वो उसको लाख रुपए कमाने का तरीका बताएगा। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट अगर आप उससे पूछते हो मुझे 5 करोड़ रुपए कमाने का तरीका बताओ, वही रामू आपके लिए 5 करोड़ के जो रीजंस हैं कि हाउ टू मेक मनी, वो आपको ढूंढ ढूंढ के ला कर देगा। अब काम केवल इतना है कि आपको उसको एग्जीक्यूशन प्लान के ऊपर डालना होगा। भाई ये क्या है सब कि अगर किसी रीजन बीइंग आपका प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो थक हार के मत बैठो, प्लान बी पे आ जाओ। प्लान बी नहीं काम कर रहा है तो प्लान सी पे आ जाओ, और प्लान सी भी नहीं काम कर रहा है तो अभी तो 26 अल्फाबेट्स हैं सर, एक एक करके आगे चलते जाओ। सर सबसे बड़ी बात है आज क्या होता है कि नदी को देखने मात्र से आप नदी को पार नहीं कर सकते हो। नदी को पार करने के लिए सबसे पहले आपको नदी में उतरना होगा, हाथ पैर चलाने होंगे, आफ्टर देन यू कैन क्रॉस द रिवर, अदरवाइज इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। दुनिया ने क्या किया है, लोग नॉर्मली होता क्या है कि दुनिया की सक्सेस को देख के प्रभावित होते हैं कि उसने इतना पैसा कमाया, वो ऐसी लग्जरी गाड़ी मेंटेन कर रहा है, घड़ी हाथ में रोलेक्स पहनता है, पाँव में जूते भी 3 लाख रुपए के पहनता है, तो मैं भी वैसा बन जाऊं। लेकिन वो प्रयास नहीं करना चाहता। वो क्षणिक जिसको बोलते हैं, कुछ टाइम पीरियड के लिए उसके दिमाग में ये भावना आती है और उसके बाद वो गायब हो जाती है। उसके लिए एक कहना मैं चाहूंगा कि चैंपियनों का नाश्ता फल फ्रूट मेवे नहीं होते, उनका नाश्ता होता है विफलताएं, उनका नाश्ता होता है कंटिन्यूअसली काम के पीछे भागना। उनको उनके सपने नहीं जगाते, उनको उनके जो हौसले हैं वो जगाते हैं कि मैं किसी भी हाल में, मैंने अगर ठान लिया है तो इस गोल को अचीव करके ही छोड़ूंगा। क्योंकि सपने वो नहीं होते साहब जो आप रात को सोते हुए देखते हो, बल्कि सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। यदि आपके सपनों आपको उठाने के लिए अलार्म की जरूरत पड़ती है तो मुझे नहीं लगता कि आप किसी गोल को अचीव कर पाएंगे। मैं तो कहता हूं साहब, अलार्म नहीं, आपके सपने ही आपको उठाएं। जिस दिन आपके सपने आपको उठाने लग जाएंगे, मुझे लगता है किसी भी, मैं बात पैसे की नहीं कर रहा, पैसा हो सकता है, कोई आपका शौक हो सकता है, फेम हो सकता है, नेम हो सकता है, हर चीज में यूल गेट सक्सेस, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब पर्टिकुलर आपके क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पर्टिकुलर जैसा आपने पूछा वेल्थ की ही हम बात कर रहे हैं, तो सब सिंपल सी चीज है कि सबसे पहले चीज आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, जहां पर आप सोचते हो, सबसे पहले तो सोचिए। जब तक आप किसी चीज के बारे में सोचेंगे नहीं, तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप अपने सपनों के साथ जिए, उनके हर पल उसको देखिए, उसके बाद उसके बारे में प्लानिंग कीजिए, अपने गोल्स बनाइए। और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप दिन के पहले 12 घंटे काम कर रहे हो या दिन बाद के 12 घंटे काम कर रहे हो। कुल मिला के आप परिश्रम कीजिए, लेकिन एक आपका गोल होना चाहिए कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए काम करना चाहिए। जब तक आपको अपना गोल हासिल नहीं हो जाता, आप दुनिया की चिंता छोड़ दीजिए। या तो आप अपने लिए जिए या दुनिया के लिए। और जिस दिन आप अपने लिए जियोगे तो दुनिया तो झकमरा कर आपके पीछे आ जाएगी। वो कहते हैं ना, सारी कायनात आपको आगे बढ़ाने में लग जाती है। तो आप जो भी काम कर रहे हो पूरे मन के साथ करिए, जोश के साथ करिए, और सबसे बड़ी बात है उसको कंटिन्यूअस करते जाइए जब तक आपको सफलता हासिल नहीं हो जाती। डेफिनेटली आप बड़े आदमी बनेंगे या खूब सारा पैसा कमाएंगे, आपके सारे शौक जो भी हैं,
जो भी आपने दिली तमन्ना है वो पूरी होगी। और उसमें जो खुशी मिलती है ना साहब, वो खुशी कहीं भी नहीं मिलती। वो पैसे से भी ज़्यादा बड़ी खुशी होती है जब आपको जो चीज़ आपने चाही थी वो उस टाइम पीरियड से पहले मिल जाए या उससे कहीं ज़्यादा मिल जाए। आप एक कदम बढ़ाइए सर, उसके बाद 10 कदम चलने के लिए तो पूरा कारवां बन जाएगा सर। हर जना आपका साथ देने लगेगा सर। क्या बात है, आपने जो आखिरी बात कही उस पे एक शेर याद आ गया कि हम तो चले थे जानिबे मंजिल पे अकेले, लोग जुड़ते गए कारवां बनता गया। बिल्कुल सर। तो चलना बहुत ज़रूरी है, पहला स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक कमाल की बात आपने कही। एक्चुअली बहुत सारी बातें कमाल की कही, लेकिन जिन पे मैं आगे और बात करना चाहूँगा, एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि विफलता मिले तो उससे निराश नहीं होना चाहिए। लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। मेरी ज़िंदगी में भी एक फेज़ रहा है जहाँ मैं नहीं एक्सेप्ट कर पाया और सफ़र किया, पर जब एक्सेप्ट करने लगा तो ज़िंदगी अलग हो गई, बदल गई। आपके माध्यम से इस जनरेशन को और वो सभी लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, स्ट्रगल मतलब अपने सपनों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको ये समझाइए ज़रा कि लाइफ में फेलियर या विफलता का कितना महत्व है। फेलियर कभी भी फाइनल नहीं होता है। ये आपके माध्यम से अगर यंगस्टर्स को और सपने देखने वालों को आप बता पाएं। सब एक कहावत है जिसके अंदर हम लोग कहते हैं, छोटी सोच से कोई बड़ा नहीं होता और पाँव की मोच से कोई खड़ा नहीं होता। ओह, क्या बात, ठीक है ना। बेसिकली उसका पर्पस एक ही चीज़ें हैं कि आप सक्सेस को अगर अपॉर्चुनिटी की तरफ लोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी व्यक्ति का नीचे गिरना प्रॉब्लम नहीं है। आप कह रहे हैं फेलियर को अपॉर्चुनिटी की तरह कि सक्सेस को अपॉर्चुनिटी की तरह? मैं फेलियर्स की बात कर रहा हूँ। आई एम सॉरी, मेरे मुंह जी। से अगर निकल गया। जी। फेलियर्स को हमेशा आप अपॉर्चुनिटी की तरह ले। अगर आप गिर जाते हैं तो उठ खड़े होइए, लेकिन कुछ ना कुछ अपनी गलती को उठाकर खड़े होइए। ठीक है ना। बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी टूट जाता है। आप छोटी सी बात मैं आपको बतलाता हूँ। आज हम इंसान हैं, हम रोज़ सुनते हैं कि हमने करोड़ों अरबों जीवों को हराकर इस दुनिया में आए हैं। इसका मतलब हम में इतनी काबिलियत तो है कि हम काफ़ी सारे लोगों से आगे हैं। और उसके बाद सृष्टि का जो निर्माता है, जिसकी हम पूजा करते हैं, खुद उन्होंने 9 महीने की टेस्टिंग के बाद हमें इस धरती पे उतारा है। ऐसा नहीं है कि एक नॉर्मल इंसान ने हमको उतारा, उसने पूरी तरीके से परखा है। 9 महीने तक आपके अंदर देखा है कि ये कुछ ना कुछ बड़ा काम करने के लिए आया है। उसके बाद जब उतारा है तो सबसे पहले चीज़ है उस ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि उन्होंने आप पे भरोसा किया। और यदि भरोसा किया है, यदि ईश्वर नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों, और यदि ईश्वर है तो कल की फिक्र क्यों। सिंपल सी बात है। तो फिर जब उस पर भगवान ने आप पर भरोसा किया है तो फिर 2 कदम आगे निकलिए और सफलता आपको मिलेगी। ये जो बार बार की विफलताएं हैं, इनसे घबराने की बजाय इनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए। मेरा मानना तो साहब ये है कि जो ये विफलताएं जिसको आप बोलते हो, ये कुत्ते की तरह होती है। आप जितना इनसे डर के भागोगे, ये कुत्ते की तरह ये जो विफलताएं हैं आपका पीछा करेगी, और जैसे ही आप पलट के खड़ा होगी ये दुम दबा के भाग जाएगी सर। परेशान करना बंद कर। बिल्कुल सर। संसार जो है जरूरत के नियमों के आधार पे चलता है। जिस सूरज का सर्दियों में इंतजार होता है, गर्मियों में उसी सूरज का तिरस्कार भी होता है। कौन क्या है इसका फैसला आप नहीं कर सकते। क्या फर्क पड़ता है असल में हम कैसे हैं, फर्क क्या पड़ता है असल में हम कैसे हैं। जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। तो आप ये मत सोचिए कि दुनिया क्या सोचेगी, मैं फेल हो रहा हूं, नहीं हो रहा हूं। आप अपने दिमाग में क्लियर करके विजन बना के रखिए कि मुझे किसी भी हाल में इस जगह पर पहुंचना है। ये फेल और पास तो पार्शल ऑफ लाइफ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप हारोगे नहीं तो आपको जीतने में मजा ही नहीं आएगा। भाई हार के बाद ही जीतने का मजा होता है। आप सोच के देखिए कि आपको हर चीज, अगर जब आप जन्म लेते हो उसी समय आपको BMW, मर्सिडीज, लिम्बरगिनी या जितनी भी गाड़ियां मिल जाए तो शायद आपको यही नहीं पता लगेगा कि सुख होता क्या है। सुख तभी पता लगता है जब आप कोई दूसरी जगह पे कहीं हारते हो और आपको मालूम पड़ता है कि हाँ, इस हार के बाद जो जीत होती है उसी में आपको सब कुछ पता लगता है। तो मेरा मानना है ये जो विफलताएं हैं इससे आप बिल्कुल मत घबराइए और बेसिकली आगे बढ़िए। जरूरी नहीं है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है।
जिसके पास कोई चीज़ की डिग्री होती है वो वही काम कर सकता है जिसकी उसके पास डिग्री होती है। यदि आपके पास डिग्री नहीं है तो आप खुशकिस्मत हो, आप कोई भी काम कर सकते हो। तो आप दिमाग मत लगाइए कि आप कम पढ़े लिखे हैं, आप कौन से परिवार में पैदा हुए हैं, आपके पास एबिलिटीज़ ये नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, कुछ भी है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिन्होंने दुनिया को दिखाया है। आदमी विकलांग शरीर से नहीं होता, आदमी विकलांग होता है अपने विचारों की ताकत से। आपने काफ़ी सारे अरुणिमा सिंह का आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि ट्रेन से वो गिरी, उसके पाँव कट गए, उसके बाद उसने जब सबसे पहली उठी तो मुझे क्या करना है, तो उसने बोला सीधा हिमालय चढ़ना है। दोनों पाँव नहीं है और वो सोच रही है कि मैं हिमालय चढ़ूंगी। जब अपने कोच जो भी बाद में बनी उनके पास गई, उन्होंने जब उससे पूछा कि मैं हिमालय चढ़ पाऊंगी, क्या मैं हिमालय चढ़ पाऊंगी, उन्होंने कहा तुम तो ऑलरेडी चढ़ चुकी। तुम्हारे जब दिमाग में ये चीज़ आ गई इसका मतलब तुमने हिमालय को क्रॉस कर लिया, कोई चीज़ की नहीं है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। रुल्मा डिफॉल्ट को देख लो आप, जो पैरालिसिस थी। इसके बाद बिथोमन को देख लो, जो सुन नहीं सकते थे, बहरे थे, उन्होंने सबसे अच्छा संगीत दिया। तो आप हार के मत बैठो, आपके पास जो काबिलियत है उसको एनालिसिस करिए, अपने गोल्स को लिखिए। आप पैसे के पीछे भागने की बजाय अपनी खुशियों के पीछे भागो। मैं तो यही कहूँगा। हालांकि आपका क्वेश्चन अलग था, आपका फाइनेंशियल, मतलब मैं एक तो फेलियर की इम्पोर्टेंस पे बात कर रहा था। तो वो तो आपने बड़े खूबसूरती से बताई दी। मुझे हालांकि सवाल मैंने फाइनेंशियल उससे भी थोड़ा सा वेल्थ क्रिएशन वाला भी पूछा, पर मुझे लग रहा है कि आपके ज्ञान को मैं व्यर्थ नहीं करूँगा। मुझे ये कॉन्वर्सेशन ज़्यादा अच्छी लगी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। क्योंकि तो इसी पे बात कर लेते हैं। बाकी वेल्थ बनाने वाले तो बहुत सारे हैं जो वेल्थ बनवा देंगे, लेकिन कैरेक्टर कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए वो बताने वाले ज़रा कम है। इसीलिए मैंने जब ये सवाल जब जवाब आया तो मैंने कहा ठीक है, अब सवाल इसी दिशा में ले जाते हैं। इसीलिए मैं अब आपसे जानना चाहूँगा ये कि आपके जीवन में जो आपका समृद्ध जीवन रहा है, इसमें आपने विफलताओं को, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आप सिर्फ आगे ही बढ़ते गए होंगे, कई बार ऐसा हुआ होगा कि पीछे आए होंगे, आपने कैसे उस फेज को ओवरकम किया? पहली बात। दूसरी बात, क्या वो फेज सिखा के जाता है? इज इट ट्रू कि वो जो फेज होता है जो आपको टेस्ट करता है, जहां पे आप विफल हो रहे होते हो, वो आपके जीवन के सबसे अच्छा शिक्षक होता है, अगर आप सही सीख लेना चाहो तो? आप बिल्कुल एकदम सही बोल रहे हैं। डिपेंड करता है इंसान के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने फेलियर्स को लेता है। मुझे लगता है, अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे कोई भी फेलियर है वो कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, बिकॉज मैं हार मानने वालों में से तो नहीं हूं, ये तो निश्चित है। मैं स्पेसिफिक इंसिडेंट नहीं पूछूंगा आपसे, लेकिन कितना बुरा रहा है आपके जीवन में, जब कभी कोई बुरा वक्त आया है तो? नहीं, मुझे बुरे वक्त की याद रखने का कोई भी शौक नहीं है, न मुझे कोई याद है। क्योंकि अगर बुरा वक्त आया है तो वो टेम्परेरी फेज था, लेकिन जो परमानेंट फेज है वो मैंने अचीव, वो सब कुछ किया है जो मैं करना चाहता था। जो भी एक आदमी सोचता है कि मैं इस जगह जाना चाहता हूँ, मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, तो मैंने जितना सोचा था मैं उससे 2 कदम आगे ही हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की कोई, क्योंकि मैंने आपको पॉडकास्ट शुरू होते ही सबसे पहली चीज़ ये बोला कि मैं वो खुशकिस्मत इंसान हूँ जिसका पास दोनों पंपों में पावर ऑफ मनी भी है और पीस ऑफ माइंड भी है। मेरे पास दोनों चीज़ें हैं। तो ये सेटिस्फेक्शन तभी आता है जब आप काफ़ी सारे फेलियर्स जो भी आपके पास आए हैं, अगर आप उन फेलियर्स को याद रखोगे तो आप कभी भी अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर पाओगे। मेरा काम केवल इतना होता है, कोई भी अगर फेलियर आता है मैं उसको उठाता हूँ, उससे कुछ सीखता हूँ और उसको वापस वहीं छोड़ के चला जाता हूँ और फिर आगे बढ़ जाता हूँ। और जब मैं ये करता हूँ तो मुझे पता ही नहीं लगता कि कैसे मैं जो चीज़ मुझे चाहिए होती है अचीव कर लेता हूँ। इवन मैं आपको इतना और बताऊँगा, मैं उनमें से हूँ जो ये मान के चलता हूँ कि क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करने की आदत है। मुझे पता है कि जब तक मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा तब तक मैं एक जिंदा लाश की तरह हूँ, क्योंकि एक रूटीन वाला काम तो मैं कर ही रहा हूँ। अब उसको काम को करने के लिए मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। मेरे पास एक टीम है एग्जीक्यूशन के लिए, पूरी हायरार्की सेट हुई है, तो मेरे लिए टीम काम करती है। पहले क्वेश्चन मैं पूछता था, आंसर भी मैं देता था। आज क्वेश्चन भी मेरा जो टीम है वो मुझसे पूछती है और उसका आंसर भी उनके पास तैयार होता है। मेरे लिए एक सिंपल सी क्वेश्चन है,
मैं एक टास्क मेरी टीम को, लेट से हम लोग बात करें, मैं कहता हूं कि साहब मुझे 5वीं मंजिल के ऊपर एक 8 बाय 8 के कमरे के अंदर 2 दिन बाद एक हाथी चाहिए जो डांस करता हुआ हो। बस मेरा इसके अलावा मेरी टीम को कुछ भी नहीं करना होता। और थैंक्स गॉड कि वो टीम इतनी कैपेबल है कि अगर मैं ये भी उनसे बोलूंगा तो 2 दिन बाद में चाहे कैसा भी वक्त हो, वो मेरे लिए वो हाथी वहीं खड़ा रखेंगे। उनको चाहे कमरे का गेट बड़ा करना पड़े, गेट छोटा करना पड़े, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं इन सारे सब्जेक्ट्स के अंदर अपना दिमाग लगाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं फ्यूचर में किसी भी तरह की कोई प्रोग्रेस कर पाऊंगा। तो मेरा बड़ा सिंपल से तरीका है, कोई भी मुझे ऐसा रिग्रेट नहीं है कि यहाँ मेरा फेलियर था, बिकॉज मैं समझ के कि मैं 10 काम करूंगा, उसमें 8 जो काम है उसके अंदर मुझे वो सक्सेस रेट मिल ही नहीं सकती जो मैं चाहता हूं। तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो 2 बाकी के काम हैं जहां मैंने रिस्क लिया, वो मुझे इतनी बड़ी सफलता दे देते हैं कि वो जो 8 काम जो फेलियर थे वो तो कहीं आसपास भी नजर नहीं आते सर। तो बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि यू मस्ट हैव एन एपेटाइट फॉर सेटबैक्स। ये आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला दिया है कि 10 करोगे तो 8 में गिरोगे, 2 ही वो होंगे, पर इतना बड़ा जिगरा होना चाहिए। चलिए आपने 8 काम कहते हैं 5 4, लेकिन गिरोगे तो है ही है, गिरना लाजमी है। क्यों गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल। क्या बात है, क्या बात है। तो वो गिरने को लोग इतना बुरा मान लेते हैं, इतना पर्सनली ले लेते हैं, ईगो हर्ट हो जाता है लोगों का अपने फेलियर से, कि ग्रो नहीं कर पाते। देखिए एक बड़े सोनलाल द्विवेदी जी की कविता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती। उसमें बड़ी प्यारी पंक्ति है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। और हम क्या सोच करने लगते हैं कि फेल हो गया, कोई भी सेटबैक आया, कोई कमी है हमारे अंदर, अरे हम बेकार हैं, अरे, और वो इतनी बड़ी बना देते हैं कि वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है। इससे कैसे बच सकते हैं? काफ़ी अच्छा सवाल आपका है। मतलब आपसे बात करके मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट जितना मैंने आपके बारे में सुना हुआ था कि अभी तक केवल आपकी आवाज़ सुनी थी, वो बिग बॉस के पर्दे के ऊपर जो आवाज़ आती थी, और आज आपसे जब रूबरू मिल रहा हूँ तो और ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है, एंजॉय कर रहा हूँ मैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात है। तो बेसिकली जैसा आपका क्वेश्चन है, ईगो हर्ट होना, फेलियर हमारे लिए एक हवा सा बन जाता है जिसके बाद हम घबराते हैं। वो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली जो कहानी है। तो बेसिकली सबसे पहली चीज तो ये है कि जब आप अपने सपनों को पर काम कर रहे हो, सपनों को जी रहे हो, तो दुनिया क्या कहती है उसको भूल जाइए। और यहाँ सबसे बड़ी चीज जो निकल कर आती है विजय जी, वो ये है कि हर व्यक्ति क्या होता है, एक इमोशनल ड्रिवन होता है। वो अपने दिल और दिमाग में केवल 1 फीट का फर्क है। जो दिमाग से सोचते हैं वो केवल 1% है, वो सक्सेस मिल जाती है उनको। और जो 1 फीट नीचे दिल से सोचते हैं वो 99% फेलियर होते हैं, क्योंकि वो दिल से सोचते हैं। तो यहाँ पर हर चीज को आप दिल से नहीं सोचते। दिल जो होता है फैमिली के साथ लगाइए, गिने चुने आपके 50 60 70 जो करीबी हैं उनके साथ लगाइए, बाकी जहां भी है आपका दिमाग लगाइए, अगर आप वाकई में सक्सेस होना चाहते हो। देखिए यहाँ 2 चीजें हैं, एक है आपका सक्सेस और एक है खुशी। दोनों एक दूसरे के विपरीत है, ठीक है। जहां आपको सक्सेस चाहिए जरूरी नहीं होती है कि वहां खुशी मिल जाए, और जहां खुशी चाहिए तो जरूरी नहीं होता कि उसके लिए सक्सेस रेट आपकी काफी ज्यादा हायर होनी चाहिए। कोई एक गरीब आदमी है, वो कहते हैं किसी को पुरखों की दौलत बेचकर भी सुकून ना मिला, और कोई गुब्बारे बेचकर भी सड़क पर चैन की नींद सो गया। ज्यादा खुश कौन है, सोने की चेन वाला कि चेन से सोने वाला? तो बेसिकली यहाँ पर कोई भी पैरामीटर नहीं है कि किस में खुशी है और किस में क्या चीज है। सबसे मेन चीज है आपको किस चीज में खुशी मिलती है। तो ये जो विफलताएं हैं, जो फेलियर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका इतना ज्यादा एनालिसिस करो कि आपके दिमाग को पैरालिसिस होने लग जाए ना। आप जिस चीज पे काम करना चाहते हो एक लगन से करो, फोकस होके करो, अपने आप को कूल रख के करो,
मैं अगर आपको बोलूं कि मैं जब जयपुर पहुंचूंगा तो खूब मजा आएगा, तो अब आपके दिमाग में जब आपने सोचा कि मैं जयपुर जाऊंगा उसके बाद खूब मजा आएगा, इसका मतलब रास्ते में आप कहीं भी रुक रहे हो, आप कहीं खाना खाने रुक रहे हो, या रास्ते में आपके साथ 3 जने बैठे हैं, तो शायद आप उतना मजा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने अपने दिमाग को एक कमांड दिया है कि मैं जयपुर पहुंचूंगा तब मजा आएगा। मैं बोलता हूं सब आप आज ही बोलो ना कि मैं जयपुर के रास्ते में भी पूरा एंजॉय करते हुए जाऊंगा। देखिए आपका पूरा का पूरा सब चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने दिमाग को जब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो ये दिमाग आपको बता रहा है रास्ते में ये भी करना है, ऐसे और आपका एंजॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो बहुत सिंपल सी चीज है, जो भी आप कर रहे हो उसमें विफलताओं को बिल्कुल भी स्पेस मत दीजिए। आपको जो करना है उसके बारे में अपने दिमाग को आदेश दीजिए। ये दुनिया की बिल्कुल भी परवाह मत करो, दुनिया आपके लिए कभी भी काम नहीं आएगी। ये केवल आपकी जो बुराइयां हैं उसमें हंसती है, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी कोई बढ़ाई करे। आप उनकी चिंता मत करो, वो आप अच्छे काम करोगे तो भी हंसेंगे, बुरे काम करोगे तो भी हंसेंगे। आपने जो मिथ पाल लिया है उससे दूर निकलो और आप अपने विफलताओं को दूर करके अपने रास्ते पे चलते रहो। डिटैच हो जाओगे आप उस तरह से। बिल्कुल सर। और इसमें समाज कल्याण के लिए काम करना आपको किस तरह से समृद्ध बनाता है? और मैं किसी एक इंसान की नहीं, मैं सोसाइटी एज अ होल की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं हूँ, आजकल हम सब सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं ना, तो कितना जरूरी है कि कुछ ना कुछ ऐसा करते रहना जिसमें आप समाज को भी कुछ दे रहे हैं वापस। वो कहते हैं मंदिरों को कब तक दान करोगे, ये मंदिर मस्जिद जो हैं उनको धनवान बनाने से क्या फायदा। आप एक भूखे को रोटी नहीं खिला सकते और नाम के लिए, दिखावे के लिए आप मंदिर मस्जिदों को धनवान बना रहे हो, जहां पर दुनिया भर का पैसा पहले ही है और चोरी हो रहा है। चढ़ती थी मजार उस मस्जिद पे, और बाहर एक भूखा नंगा बेचारा जो आदमी था वो ठंड से मर गया। तो क्या मतलब है सर? मेरा मतलब एक है, दुनिया जो यूनिवर्स है वो अगर आपको कुछ दे रहा है, आपको किसी के काबिल बना रहा है, तो अल्टीमेटली एक सेटिस्फेक्शन पॉइंट आपको लाना होगा अपनी जिंदगी में। ठीक है, एक तरफ कुछ लोग बोलते हैं कि इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि दुनिया की महंगी से महंगी चीज भी आपको सस्ती लगने लग जाए। और इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग अपना सबसे ज्यादा पैसा केवल ये दिखाने में खर्च करते हैं कि वास्तव में वो अमीर हैं। उनको मालूम है वो अमीर हैं। वो बड़ी बड़ी लग्जरी 8-8, 10-10 करोड़ की गाड़ियां मेंटेन कर रहे हैं। आप दूसरों की तरफ क्यों जानते हो? आप अडानी जी, अंबानी जी की तरफ जाइए, आज उनके पास अंटालिया करके बड़ा सारा मकान है। हर किसी को पता है कि इंडिया का, एशिया का नंबर 1 जो अमीर आदमी है वो अंबानी है। लेकिन आज नीता अंबानी को देखिए, इतना लग्जरी, हर चीज उनको लग्जूरियस जो है वो चाहिए ही चाहिए है। तो एक कहीं ना कहीं तो वो सच्चाई है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसों को देखिए आप जिनके पास कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत है। और मैं तो बोलता हूं साहब कुछ भी नहीं है, आप तो यूं मानिए जिनके पास कुछ भी नहीं है, अंबानी के सामने जीरो है उनकी नेटवर्क, लेकिन आज नाथ द्वारा में उन्हीं पंडित के आगे अंबानी जी सिर झुकाते हैं। तो वो अपनी जगह खुश है। जरूरी नहीं है कि आप हर चीज को पैसे के हिसाब से तोला जाए। लेकिन सब्जेक्ट जो आपने मुझसे पूछा वो इससे एकदम अलग था कि दुनिया के लिए क्या करना चाहिए। तो अगर मुझे यूनिवर्स ने कुछ दिया है तो मेरी सोच यही है कि मुझे दुनिया को वापस कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में लौटाना चाहिए। क्योंकि यदि मेरे किसी भी बात को ईश्वर ने सुना है और मुझे सब कुछ दिया है, तो ईश्वर ने भी मुझ पे ये भरोसा किया है कि अगले जन्म में भी ये मेरी बात सुनेगा, इसीलिए मैं इसको अच्छी योनि में भेजूंगा। और अगर उसने आपको सब कुछ दिया और आप उसको फलीभूत नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब अगली बार वो भी आपसे नाराज होगा कि रोज मांगने ही आते हो, कभी तो मिलने भी आ जाया करो। तो बेसिकली मेरा मतलब एक ही है कि यदि आपने कुछ लिया है तो किसी न किसी रूप में आपको वापस लौटाना चाहिए। यही यूनिवर्स का नियम है। ठीक है, तो आज बहुत अच्छी बात की। मैं और किसी सब्जेक्ट पे तो आपसे नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ पर एक अपने मन की बात जरूर रखना चाहता हूँ। मेरे पास भगवान की कृपा से सारी चीज़ें हैं।
गाड़ी घोड़े जमीन, अच्छा परिवार, क्योंकि पैसों से ज़्यादा मेरे पास सबसे अच्छा परिवार है। ठीक है, हम घर में टोटल 7 मेंबर हैं। मैं अपने मदर फादर के साथ रहता हूँ। ठीक है, और आज मेरे फादर की एज 80s के अंदर है, लेकिन हमसे ज़्यादा यंग है। उनकी जो अगर आप एनर्जी देखोगे तो हमारी एनर्जी कुछ भी नहीं है। आज भी दोस्तों के साथ घूमना, चिल करना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसी की हस्ती जिंदा है, वरना तो वो जबरदस्ती जिंदा है। मतलब पूरी तरीके से वो चरितार्थ करते हैं। उसके बाद मैं हूँ, मेरी बेटर हाफ है, या मैं यूं कहूँ मेरी बैकबोन है वो, क्योंकि उसके डिसीजन के बिना ऐसा लगता है कि वाकई मैं गलत ही हूँ, क्योंकि एकदम मेन टाइम के ऊपर उसकी जो चीज़ होती है वाकई उसमें वजन होता है। मैं डर के मारे नहीं बोल रहा हूँ ये बात, बड़ा पूरे होशो हवास में बोल रहा हूँ। ठीक है ना, आप चैनल पे देख रहे हैं। बोलने वाला था कि ये तो, और मैं केवल उनको खुश करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ, ना ना ना, मैं बोलने वाला था कि चलिए ये तो नंबर आपने कमा लिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं बताइए। मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने पहले आपको बोला ये बात। मेरा एक लड़का है जिसने पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल ली और मुझे पूरी तरीके से फ्री कर दिया। किसी तरह की टेंशन नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक बेटी है प्यारी सी, जो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझती है। बहू कह लें या दूसरी बेटी है, वो बहुत समझदार है। और सबसे बड़ी बात, मेरी एक पोती हुई है। अच्छा, अरे वाह। मतलब आज हम सभी की लाइफ का हिस्सा ये है कि सब एकदम टाइम से उठ के सबसे पहले मुंह में कुछ नहीं डालेंगे, पहले सब मंदिर जाएंगे, एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। कुछ भी चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर है। तो मुझे संपन्न भी हूँ, मतलब पैसे के हिसाब से अलग बात है। सबसे पहले आंतरिक जिसको बोलते हैं इंटरनल शांति, मतलब कोई टेंशन नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, पैसे से कोई कमी नहीं है। तो फिर मैं ये देख, जब ईश्वर ने मेरे को सब कुछ दे दिया, जो भी मैंने मांगा था, या मैं यूं कहूं जो नहीं मांगा था वो भी मुझे भर भर कर दे दिया, तो फिर क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे कुछ समाज का भला हो। क्योंकि दो ही चीजें होती है, आपको शौक दो ही चीजों का होता है, या तो पैसा कमाओ, भर भर के पैसा कमाओ। सर मैंने कमा लिया, जितनी मुझे जरूरत थी मैंने कमा लिया। अब आदमी को क्या चाहिए होता है, सब कहीं ना कहीं, चाहे वो बोले या नहीं बोले, आप अगर जिंदा हो तो लहरों के खिलाफ तैरना सीखो, क्योंकि लहरों के साथ तो अक्सर लाशें बहा करती है। तो आप जो दुनिया कर रही है खुद केवल अपने ही अपने लिए, या ला 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 कर करके आप लाला बन गए हो। तो मैं लाला से हटकर थोड़ा सा चाहता हूं कि दुनिया को भी मैं कुछ दूं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया है। सर यहाँ मैं एक बात जरूर करना चाहूँगा जो मेरे दिल के करीब है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण से यदि किसी का भला हो जाए तो उससे अच्छी बात कुछ भी नहीं हो सकती। कुछ गवर्नमेंट के दिए हुए दाग हैं, हालांकि वो दाग अच्छे थे, लेकिन आज की डेट के अंदर वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। तो वहाँ पर मैं एक इनिशिएटिव लेकर उनका भला करना चाहता हूँ। और थ्रू आपके अगर ये मैसेज दुनिया तक चली जाता है तो उन किसानों का तो खूब सारा भला होगा। ये कहाँ है किसान? मैं सर आपको बतलाता हूँ, और उसके साथ जो इसको देख रहे हैं व्यूवर्स, उनके भी काफ़ी फायदे की चीज़ बता रहा हूँ मैं। सर बेसिकली मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, ये जयपुर में रहता हूँ, जयपुर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जयपुर की एकदम जो प्राइम लोकेशन है, यानी जयपुर की टेरिटरी, टोल टैक्स से पहले अजमेर रोड है, जो आज की डेट में ग्रोथ इंजन है जयपुर का। जबरदस्त जगह है, ठीक है ना सर। आज की डेट के अंदर इंडिया की सबसे बिजिएस्ट रोड के अंदर एक है जयपुर की अजमेर रोड, क्योंकि 6th नंबर का जो टोल कलेक्शन है पूरे इंडिया का, वो अजमेर रोड का है। आप गूगल कर सकते हैं। जो हमारी रिंग रोड बनी है जयपुर में, वो भी 26 टोल टैक्स वाली है, यानी 10 लेन चौड़ी है। नॉर्मली रिंग रोड इतनी चौड़ी नहीं होती है, क्योंकि आगे फ्यूचर ग्रोथ सबको नजर आता है। और उसका इंपॉर्टेंस इतनी है कि इनकेस आप राजस्थान का कोई भी समृद्ध शहर हो, चाहे अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, आगे आप अहमदाबाद या कोई एमपी किसी को भी जोड़ो, तो अजमेर रोड के थ्रू जाते हो। और रिंग रोड पे चढ़ने के बाद सिंगल कट के ऊपर आप दिल्ली एनसीआर को टच कर जाते हो। मतलब आपको गूगल से भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। उन दोनों जगह के बीच में एक महिंद्रा सेज करके जगह पड़ती है, मैं बात कर रहा हूं सर उसकी। थोड़ा सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना? हाँ, महिंद्रा वर्ल्ड सिटी के नाम से वैसे जानते हैं इसको। तो इसकी छोटी सी स्टोरी ये है कि सर 2004 के अंदर जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी, उनका फर्स्ट टारगेट था कि किसी भी तरीके से हमको इंडिया की ग्रोथ को बढ़ाना है, यानी जीडीपी को बढ़ाना है।
जीडीपी का मतलब होता है सब जितना एक्सपोर्ट होगा उसके बाद आपकी जीडीपी बढ़ती है, सिंपल सा कनेक्शन होता है। तो उन्होंने जैसे चाइना में शंघाई या आपके गोंजाओ वगैरह है उनकी तर्ज पे बोला कि कुछ ऐसे स्पोर्ट्स तैयार करें जहां से हम एक्सपोर्ट कर सकें, और उसके लिए उन्होंने एक ये दिया कि साहब अगर यहाँ से कुछ भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो नेक्स्ट 5-7 साल के लिए आपको 100% टैक्स के अंदर एग्जेम्पशन मिल जाएगा। इसी तर्ज के ऊपर उन्होंने कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को और कुछ गवर्नमेंट प्लेयर्स को बोला कि ठीक है आप इनिशिएटिव करके और SEZ के अंदर अपनी लैंड्स को कन्वर्ट कराइए। ठीक है, SEZ का मतलब हो गया सब स्पेशल इकोनॉमिक जोन जी। तो इसके अंदर कुछ जो गवर्नमेंट के हैं जैसे कांडला हो गया, मुद्रा हो गया, ये सारे पोर्ट तो थे ही, और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उसके अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो आनंद महिंद्रा है वो सबसे आगे आए, सबसे बड़ा उन्होंने इन्वेस्ट किया। उन्होंने टोटल 4,500 एकड़ जमीन ली। 1,500 एकड़ जो जमीन थी वो तो है चेन्नई के अंदर जहां BMW वगैरह सबकी फैक्ट्रियां लगी हुई है सेम SEZ में, और 3,000 एकड़ उनको जमीन इस शर्त पे कि कम से कम इस एरिया में आपको 1.5 लाख एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट करने पड़ेंगे। अगर आप ये शर्त मानते हो तो हम लोग आपको ये जमीन देंगे। उन्होंने उस पर एग्रीमेंट किया, ठीक है। इस बेस के ऊपर गवर्नमेंट ने 4,000 एकड़ जमीन, यानी 4,000 एकड़ जमीन का मतलब होता है सब 6,400 बीघा, और अगर मैं इसको थोड़ा सा और सिंपल करूं तो करीब करीब ये मान लीजिए आप 17 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, यानी 13 गांवों को खाली करा के उसमें हजारों हजार किसान थे, सबसे वो पूरी की पूरी जमीन एक साथ खाली कराई। ये किसी की विश पे नहीं था कि मेरी जमीन की कीमत ज्यादा है मैं नहीं दूंगा, नहीं, आपको खाली करनी पड़ेगी। और पूरा गवर्नमेंट ने आज की डेट में 17 किलोमीटर कोई छोटी मोटी जगह नहीं होती, पूरा शहर बसता है बेसिकली, तो उस जगह को खाली कराया। उसमें से 75% जो जमीन है वो तो उन्होंने उनको महिंद्रा सेज को दे दी, महिंद्रा लाइफ स्पेस को। 25% जो जमीन थी उसके अंदर से वो जो जमीन है उसमें से कुछ कमर्शियल कुछ रेजिडेंशियल वापस जिन किसानों से उन्होंने जमीन ली थी उन्हीं को वापस लौटा दी। लेकिन यहाँ फर्क था, पहले जो जमीन ली थी वो उन्होंने किसानी खेती की जमीन ली थी, अब उसके छोटे छोटे प्लॉट्स के टुकड़े करके फिक्स साइजेस हैं 50 मीटर से लेकर और 1250 मीटर तक 1250 मीटर्स, यानी 50 मीटर का मतलब 60 गज होता है और 1250 मीटर्स का मतलब 1500 यार्ड होता है। ठीक है, बहुत कम जगह है जो इंडस्ट्रीज के अलावा कहीं भी मीटर में सामान मिलता है। ये एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल जो जगह है वो भी आपके मीटर में बिकती है। क्यों? क्योंकि ये किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर की डेवलप की हुई जमीन नहीं है जहां पर पहले वो लैंड लेता है फिर उसके ऊपर लैंड कन्वर्जन कराता है, कैंप लगाता है, नहीं, ये तो खुद गवर्नमेंट ने एक्वायर की थी। सबसे पहले जो जमीन है वो JDA के नाम से हुई, यानी जयपुर विकास प्राधिकरण अथॉरिटी है, उसके बाद उन्होंने किसानों को प्लॉट्स में दी। ये सब कुछ सब बहुत अच्छा था, किसान बहुत खुश थे क्योंकि पूरी डेवलप्ड करके उनको जगह दी थी, पूरी रोडें बना दी, प्लॉट्स का पार्क, स्कूल, आपका क्या कहते हैं पुलिस थाने, सबका बाउंड्री वगैरह करके सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ कैसा, लेकिन 2006 तक आते आते क्या है गवर्नमेंट ने ये एक्ट ही खत्म कर दिया। तो जो किसान बहुत ज्यादा खुश थे कि अब सब कुछ होने वाला है, रोजगार आना है, सब कुछ होना है, वो पूरी तरीके से हताश हो गए, निराश हो गए, और वहां पर जो खाली जमीन पड़ी थी वहां पूरा का पूरा जंगल उग गया। होना ही था ये। अब सब बात होता है ये करीब करीब 2022 तक ये सब कुछ पड़ा था, खाली पड़ा था, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था रेट कम है या ज्यादा है। लेकिन अचानक क्या हुआ साहब, ये 2023-24 में अजमेर रोड ने एक अपना नया रूप लेना शुरू कर दिया। आज की डेट के अंदर जयपुर का जो सबसे ज्यादा बढ़ रहा है वो अजमेर रोड की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि IT हब या जो भी चीजें आप बोले सब यहीं पर है, एक नया विकास हो रहा है। अब कहां पर, यहां पर दूसरे प्राइवेट कॉलोनाइजर आते हैं, बिल्डर्स आते हैं। पहले किसानों की जमीन जो 20,000 में पड़ी थी यार्ड के मीटर के अंदर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, उनको क्योंकि पता ही नहीं था रेटें क्या होती है। लेकिन अब इशू ये आ गया जब वहां पर जो प्राइवेट कॉलोनाइजर है उन्होंने एडवर्टीजमेंट करके, प्रमोशन करके, बड़े बड़े कमीशन देके अपनी जो बिना इनके सामने 20% भी फैसिलिटी नहीं है उस जमीनों की रेटें 50-60 हजार रुपए गज कर दी। और किसानों की जमीन, क्योंकि उसके ऊपर कोई प्रमोशन नहीं है, वहां कोई कमीशन नहीं है, उसके सबसे बड़ी बात है उनको कोई स्ट्रेटेजी नहीं है,
पता नहीं हजारों हजार किसान है, कोई एक साथ मिलना नहीं चाहता, डेवलपमेंट करना नहीं चाहता, वो बंजर मतलब जमीन खेती की तरह लग रही है, तो वो कुछ उसकी रेट्स बता नहीं पाए। उसी जगह पे उनकी जमीन आज भी 25,000 रुपए गज में ही पड़ी है। सेम बाउंड्री, एक ही बाउंड्री शेयर करने पे प्राइवेट कॉलोनाइजर 50,000 में बेच रहा है 40 फीट रोड पे, और ये 25,000 में बेच पा रहे हैं। हमने इनिशिएटिव यही लिया कि जो किसान है, गरीब है, जो एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि आज उनको सही कीमत मिल नहीं रही है और हजारों हजार है, तो अगर हमारे इन प्रयासों से उनको अगर उसकी कीमत सही मिल जाती है तो इसमें कोई तरह की तकलीफ नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं केवल अंदाजे बातें नहीं कर रहा, मैंने एक आपको और भी बोला था, किसानों का तो फायदा होगा ही होगा, प्लस आपका भी फायदा होगा। आपको एक चैलेंज भी देता हूं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं आपके थ्रू, मैं आपको 25,000 रुपए की जो जमीन है, गज की बात करूं, मिलती 30,000 रुपए मीटर है, यानी कन्वर्ट करने पे 25,000 आता है। अगर आपके पास कोई दूसरी जगह पे 40,000 रुपए यार्ड वाली कोई जमीन है, उसको आप इस 25,000 यार्ड वाली जमीन से कंपेयर कर लीजिए। अगर आपकी कहीं भी वो जमीन है, आपको इससे बेटर लगे, तो मैं सबको लाख लाख रुपए देकर जाऊंगा जिनके भी कमेंट आते हैं। कुछ मैं खासियत जैसे बतला देता हूं सर, कोई भी कॉलोनाइजर होता है वो मैक्सिमम 40% ओपन स्पेस छोड़ता है जिसमें सर्विसेज होती है, रोड वगैरह, 60% पे वो कंस्ट्रक्शन करता है। यहां पर 75% ओपन स्पेस है, जो आपको पूरे राजस्थान में कहीं भी नहीं मिल सकता। हमने उसको महिंद्रा सेज जो है, उसको लोग एक्चुअली क्या है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जानते हैं, पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से। लोगों को पता ही नहीं है कि वहां पर किसानों को जमीन दी हुई है, इस कारण से बढ़ नहीं रही। 75% ओपन स्पेस है। सेकेंड चीज, कोई भी अगर कॉलोनाइजर कॉलोनी डेवलप करता है तो उसको मैक्सिमम से ज्यादा 2 से 5% का कमर्शियल स्पेस डेवलप कर सकता है। यहां पर 30% प्लस का कमर्शियल स्पेस है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी ग्रोथ करेगी, इसका मतलब सबसे पहले वहां कमर्शियल स्पेस होना चाहिए। आपके घर में कॉफी पिलाने आप किसी को बात बुलाओगे, वो बात नहीं करेगा, लेकिन पैसे देके जब कॉफी पीने आएगा तो वहां की बात करेगा, यार कल आया था, कल ऐसा नहीं था। तो जितनी बातें होगी, टॉक ऑफ द टाउन बनेगा, वहीं पे रेटें बढ़ेगी। वो 6400 बीघा 17 किलोमीटर के अंदर एक भी किसानी खेती की जमीन नहीं है। ये नहीं है कि मैंने इधर 2 करोड़ का मकान बनाया, इधर 5 करोड़ का बनाया और बीच के अंदर कोई किसान गाय चरा रहा है और ग्रोथ को रोक के बैठा नहीं है। 95% जो रोड्स हैं वो 40 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं। 30 फीट जो रोड होती है, उनके ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो मेरे हिसाब से वो शमशान है, अकॉर्डिंग टू राजस्थान बायलॉज के हिसाब से। क्योंकि 30 फीट के ऊपर आपको केवल और केवल ग्राउंड +2 की ही परमिशन मिलती है कंस्ट्रक्शन की। जैसे ही आपका 40 फीट की रोड होती है, यू विल गेट स्टिल्ट +5 की परमिशन, यानी डबल से भी ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। अब सब खासियत की बात करें, जहां पर आप प्राइवेट कॉलोनाइजर के अंदर सबसे पहली चीज होती है वो आपको बेचता है, उसके बाद मेंटेनेंस आपका स्टार्ट हो जाता है मंथली। यहां आपका जब तक आप रहोगे कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं है, यानी इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट है। सेकंड चीज है, आज प्राइवेट कॉलोनाइजर बोलता है सिक्योरिटी के नाम से 4 कैमरे हैं और 3 सिक्योरिटी गार्ड है। इन्होंने उसकी जगह पूरे पुलिस स्टेशन ही बसा दिए। मतलब सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, इन्होंने पुलिस स्टेशन बजा दिए, बिसलपुर का पानी ले आए, पूरा बिजली स्टेशन जो RSCB PHED के ऑफिसेज डाल दिए, बड़े बड़े इन्होंने सेंट्रल पार्क डाल दिए, इन्होंने पुलिस थाना, इसके बाद RSCB PHED तो हैं ही, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, डिस्पेंसरी हो गई, स्कूल्स हो गई, आपके क्या कहते हैं बड़े बड़े पार्क हो गए, सारी चीजें इन्होंने विकास की है। जहां पर अगर प्राइवेट कॉलोनाइजर के अंदर 1200-1300 गज के प्लॉट में वो स्कूल, पार्क, प्लेग्राउंड सब दिखाते हैं, मंदिर दिखाते हैं, यहाँ जो भी पार्क हैं साहब वो 5-5, 6-6 हजार गज के हैं। ठीक है, हर आधा किलोमीटर पे 100 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें हैं। तो इतनी सारी चीजें। अच्छा, 100% JDA अप्रूव्ड है, यानी JDA खुद माँ बाप है सब इसके। 100% JDA अप्रूव्ड है, 100% लोनेबल है। लोनेबल केवल NBFC से नहीं, किसी भी नेशनलाइज बैंकों से भी लोनेबल है, और फ्री होल्ड पट्टे के साथ है, यानी उसके 99% ईयर्स का लीज होल्ड नहीं है, फ्री होल्ड पट्टा है। और सबसे बड़ी बात है, सब आपके पैसे की ग्रोथ क्या करेगा वो तो बाद की बात है। मुझे लगता है कि वो 25,000 का बढ़ना बहुत जल्दी आराम से हो जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी चीज है वो 17 किलोमीटर का एरिया आपके सब
सबसे ज्यादा सेफ और सिक्योर है। यदि आप आज वहां पर प्लॉट लेके छोड़ते हो और 7 साल तक उस पर कोई बाउंड्री भी नहीं बनाते हो, तो आपकी उस प्लॉट को कोई भी नहीं गलत नजर से नहीं देख सकता। तो ये सारी चीजों के साथ ये किसानों का भी भला हो जाएगा, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी काफी लंबा खींच चुका हूं। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई दूसरा इन्वेस्ट करता है तो उसका भी भला हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहां पर जो भी जमीन आपको लेनी पड़ेगी वो किसी प्राइवेट कॉलोनाइजर का वो नहीं है। वहां पर वही जो पुराने किसान थे जो खेती किया करते थे, उनकी जिनकी जमीन ले ली, वही किसानों ने अपनी दुकानें खोल ली। कोई धोती में आता है, कोई पजामे में आता है, वही मतलब अनऑर्गेनाइज्ड है, क्योंकि वो किसानों से ही वापस जमीन लेकर आपको देगा। तो वो बी केयरफुल। मेरे कहने मात्र से या मेरे बोलने से आप कोई डिसीजन ना लेवें। वहां जाएं, अच्छे से समझें, मिलें, ड्यू डिलिजेंस आपकी चेक करें। और आज के लिए वो नहीं है, कम से कम वो 4 साल बाद के लिए है। आज की डेट के अंदर जयपुर की सबसे ज्यादा जो अच्छी स्कूल्स हैं, चाहे वो जेवीएस हो, चाहे जेपीआईएस हो, चाहे निर्जा मोदी हो, महिंद्रा आपके एमपीएस हो, लक्ष्मीपत सिंघानिया हो, भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी हो, मणिपाल हो, सब उसी एरिया में है। जयपुर के सबसे जो बड़े बिल्डर्स हैं, चाहे आशियाना हो, एमआर दुबई वाला हो, इसके बाद में मंगलम हो, उसके बाद महिंद्रा हो, केडिया हो, सेजस्थान हो, सब वहीं पर है। सबसे बड़ी जो कंपनीज हैं एमएनसीज है, विप्रो, इन्फोसिस, डिलीवरी, आपका फ्लिपकार्ट, उसके बाद रेन्यू पावर, जेसीबी, अब जिसका नाम लो, 170 से ज्यादा ऑपरेशनल कंपनियां अपने 70,000 एम्प्लॉय वर्कफोर्स के साथ ऑलरेडी वहां पर है। सब रोडें बनी हुई है फर्स्ट क्लास। ऐसा नहीं है कि कोई एनक्रोचमेंट हो सकता है, सारी की सारी रोडें बनी हुई है। एक आधी जैसे पालड़ी ई ब्लॉक है, वहां का तो एक ऐसा पोर्शन है जहां पे एक जगह आप खड़े हो जाओ, आधा किलोमीटर आगे 160 फीट, आधा किलोमीटर लेफ्ट में 270 फीट, आधा किलोमीटर राइट के अंदर फिर 250 फीट, पीछे फिर 160 फीट। ऐसा आपको कहीं भी नहीं मिलेगा कि हर आधा किलोमीटर पे 100 फीट या उससे ज्यादा चौड़ी रोडें, हर आधा किलोमीटर पे एक पार्क। तो ये सब चीजें जो है यहीं आपको मिलेगी, और केवल अगर आज 25,000 में मिल रही है तो प्लीज ऐसा भी नहीं हो कि वो अनप्रोफेशनल लोग जो हैं एकदम से इंक्वायरी जाने के बाद में अपनी रेटों को हवा में उछाल दें। तो आप बी केयरफुल, आप अच्छे से जानकारी कीजिए, समझिए, और वो ज़्यादा महंगा हो जाए उससे पहले अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो करिए। मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, न मेरे पास कोई प्लॉट है, न मेरे को कोई भी प्लॉट देना है। लिमिटेड मेरे पास जो मैंने जैसे इन्वेस्ट किया था, आपको बता रहा हूं, तो मुझे भी वहां पे समझ में आया था, मैंने भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन मेरा एक भी प्लॉट देने का मानस नहीं है। लेकिन उनका भला, किसानों का अगर भला हो जाए तो बेटर है सर। मैं कोई मेरे नंबर नहीं दे रहा, कोई नाम नहीं दे रहा, किसी भी तरह का आपका डिस्क्रिप्शन पे या कहीं भी कुछ भी नहीं दे रहा हूं। इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब आप जाइए अपने हिसाब से मालूम कीजिए सर, बस पसंद लगे तो खरीदिए। लेकिन बहुत अच्छी सोच है कि किसानों के लिए कुछ कर जाएं जो कि बेचारे बाहर आके नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ कर दें तो बहुत अच्छा। सर ये किसानों के साथ साथ मैं तो बोलता हूं कि ये जो सुन रहे हैं उनके लिए भी एक तरीके से वेलफेयर का काम है। मैं तो वेलफेयर बोल रहा हूं इसको, इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं बोल रहा कि जब सेम बाउंड्री पे लगी हुई चीज आपको 50,000 में मिल रही है, आपको रोड भी क्रॉस नहीं करनी, और ये उससे कहीं ज्यादा सुविधाएं वाली चीज आपको 25,000 रुपए गज में मिल रही है, और वो भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड, जेडीए अप्रूव्ड, फ्री होल्ड पट्टे वाली, और 100% लोनेबल, दुनिया भर की सेक्टर रोड्स के बीच में, इवन कस्टम ऑफिस तक वहां पर है, फायर ब्रिगेड ऑफिस भी है। इतनी सारी चीजों को समेटे हुए जो चीज आपको मिल रही है, तो आप मान के चलिए कि जैसे ही ये जो अभी तक आज तक ये जो सोना है जमीन में गड़ा हुआ है, हो सकता है थ्रू मेरे ये मैं ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा हूं। अगर इसकी चमक कोई देखेगा तो ऐसा नहीं है कि ये पूरे टाइम पड़ा रहेगा। तो जल्दी करें, जल्दी करिए। नहीं सर, जल्दी बिल्कुल भी मत कहिए। नहीं, जल्दी वहां समझ के करिए। जल्दी वहां जाने की जाइए और फिर देखना शुरू करिए, फिर डिसीजन आराम से लीजिए। हाँ, पूरा सोच समझ के मिलके। अब सर फेलियर पे बात हो गई, समाज का भला भी हो गया, चलते चलते एक छोटा सा मैसेज यूथ के लिए खास तौर पर, क्योंकि एक समस्या ये आ रही है कि यूथ एस्पिरेशनल है, मेहनत नहीं करना चाहता, ऐसा बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। सो दिखावट, बनावट और सजावट, इन्हीं 300 चीजों से आई है समाज में गिरावट। जिस दिन आप बनावट, दिखावट, सजावट से दूर हो जाएंगे, आधा जो माइल है वो तो आपने वैसे ही कवर कर लोगे। सेकंड, ये जो 30 सेकंड की रील देखकर आप उनको तो जो रील बनाने वाला है उसको तो प्रॉफिट जरूर मिल रहा है, लेकिन 30 सेकंड की रील के पीछे 30 साल की जो ईएमआई आप ले रहे हो उससे दूर रहो। सिंपल सी चीज है। और जहां भी आपके पास कहीं भी पैसा बचता है, ठीक है,
उसके अंदर से खर्चे बाद में करो, उससे पहले अपने लिए पैसे निकालो, यानी उसको इन्वेस्टमेंट में जरूर डालो। जब कोई किसान खेती करता है तो ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा, या कोई दूध निकालता है तो पूरा का पूरा दूध पड़ोस में नहीं दे के आता है। वो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए दूध रखता है, उसके बाद में देता है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट हो, वो हमेशा करो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर है। जिस दिन कोई आदमी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के पावर को समझ जाएगा, उसके बाद सारे बिजनेस करना भी बंद कर देगा। एक जाते जाते मैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को बहुत शॉर्ट में बता जाता हूँ विजय जी। वो ये है कि मान लीजिए आपके पास एक चेस बॉक्स है, उसके ऊपर टोटल कितने बॉक्सेस होते हैं सर? 64 बॉक्सेस होते हैं। फर्स्ट बॉक्स पे 1 रुपया रखिए, मैं 1 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा। फर्स्ट बॉक्स पे 1 रखिए, सेकंड पे उसका डबल करके 2 रखिए, थर्ड पे 4, चौथे पे 8, पांचवे पे 16, इसी तरीके से मल्टीपल करते जाइए। 64 बॉक्सेस तक आते आते जो ट्रिलियनियर है आपका एलन मस्क, उसके साथ बिल गेट्स या बेजोस, ये सारे के सारे कंगाल नजर आएंगे साहब। इतना बड़ा पावर होता है, करके देखिएगा। अगर विश्वास नहीं होता है तो कैलकुलेटर ले लीजिए, लैपटॉप है तो उस पर बात करिए, बस 64 को मल्टीपल टेबल बना लीजिए, उसके बाद देखिए कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना बड़ा पावर है। ये फर्स्ट मिराकल है, ये पहला अजूबा है, ये 9 अजूबों से भी बड़ा है। तो अगर आज से आप इन्वेस्टिंग करना शुरू कर देंगे उसको लंबे समय के लिए, तो इसका मतलब आप भविष्य के अंदर आपका निर्माण होना तय है, कोई भी उसको नहीं रोक सकता। क्या बात सर, ये हो गई मेरी बातें जी। अब क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, एक मैं जो आपका बिग बॉस की आवाज़ है उसको एक सुनना चाहता हूँ, मेरे लिए भी और आपके दर्शकों के लिए तो है तो प्लस एक छोटी सी आपकी जर्नी भी जानना चाहता हूँ कि मैंने सुना है काफ़ी सारी मूवीज़ में भी आप आ रहे हैं। जी जी जी, मैं सबसे पहले तो आप समय बताइए मुझे क्या हो रहा है। सर समय अच्छा हो रहा है, मैं तो इतना जानता हूँ। फिर भी अगर उसको नंबर उस पर डाल दें कोई। सर 3:25। ठीक है, 3 ऐसे नहीं बताना है, समय बताना है ऐसे। दोपहर 3:30 बजे। ये तो हुआ हमारा बिग बॉस में। थोड़ा सा इसको लंबा करें, अदरवाइज पता ही नहीं लग पाएगा लोगों को। इतने में ही इसकी खाली लाखों करोड़ों रील्स बनी है सिर्फ इसकी। बिल्कुल, ये तो मैंने भी देखा है, इसीलिए मैं कुछ नया सुनना चाह रहा था थोड़ा सा। दोपहर 3:30 बजे विजय विक्रम सिंह अवनीश जी से मिलकर खुश हुए। तो ये तो हो गई हमारी आपकी। थैंक यू। अब मेरी जर्नी जो है वो शुरू हुई MBA से, फिर सरकारी नौकरी पे पहुंची। अच्छा, फिर वहां से पता चला कि मेरे अंदर कोई टैलेंट भी है। फिर उस टैलेंट, ये आपको पता लगा या दुनिया को पता लग गया या आपकी वाइफ को पता लगा? नहीं, दुनिया ने बताया। सच बताइए। दुनिया ने हमें बताया, हमने उस पर काम किया, फिर अपनी होने वाली वाइफ को बताया, तो उन्होंने कहा चलो। थैंक गॉड कि आपके होने वाली वाइफ को बताया। वाइफ होने के बाद शायद आपके टैलेंट को वो नहीं पहचान पाते, कमियां ही ढूंढती है। तो उन्होंने बहुत, खैर उसके बाद भी उन्होंने बड़ा पुश किया मुझे, तो उन्हीं की वजह से मैं वॉइस। ये हम दोनों का डर बोल रहा है कहीं ना कहीं अभी। हाँ, क्योंकि वो देखती हैं, एडिट पहले उनके पास जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, फर्स्ट कट जो है उनके पास जाता है, वो देखती हैं, बोले इस बार तुमने डिस्कस नहीं किया हमारा नाम। नहीं, तो जोक्स अपार्ट। हाँ, जोक्स अपार्ट, फिर वो सरकारी नौकरी फिर छोड़ी हमने, वॉइस ओवर्स में आ गए, वॉइस ओवर करने लगे। रियलिटी शोज जो आप देखते हैं, जैसे डांस का हो गया, सिंगिंग का हो गया, अच्छा, उनमें भी आप उनमें करने लगे। ग्रेट। फिर वहाँ से बिग बॉस में मौका मिल गया 2010 में। वो टर्निंग पॉइंट था आपका? वो टर्निंग पॉइंट हो गया। आज 2025, पिछले साल तक 16 साल हो गए। कंटिन्यू आप ही हैं बिग बॉस की आवाज। 2 लोग हैं, 2 आवाजें हैं, एक मैं हूँ, एक पता नहीं कौन है। अच्छा, ठीक है। हाँ। मैं, मतलब मुझे इजाजत है अपने बारे में बात करने की। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो कर सकता हूँ। बिल्कुल। 2018 से अभिनय का सफर शुरू हुआ। फैमिली मैन सीजन 1। अच्छा, फैमिली मैन मैंने एक्चुअली, आई एम सॉरी, नहीं देखी फैमिली मैन। क्यों सॉरी हो रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत? ठीक है, नहीं। हाँ, सीजन 1, 2, 3। ओके, ग्रेट। फिर स्पेशल ऑप्स 1.5। अरे वाह। ताली, ट्रायल, हक, अभी हाल में आई हक, होम बाउंड, छावा में एक छोटा सा पार्ट किया। अच्छा, कल एक फिल्म रिलीज हुई, उसका नाम है इक्का। कल ही हुई है? कल ही हुई है। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। नेटफ्लिक्स पे आई है। अच्छा, सनी देओल साहब हैं, अक्षय खन्ना साहब हैं। ग्रेट। तो वो भी देखिएगा। फिर उसके अलावा पिछले 8 सालों में मैंने ना ट्रेनिंग देना शुरू किया, लोगों को बोलने में ट्रेनिंग, वॉइस की, कम्युनिकेशन। मैंने सुना है, जब मैं आ रहा था तो मुझे बतलाया गया था कि आप जयपुर में भी कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स पे बोलने वाले 3 दिन का वर्कशॉप, 3 दिन का कुछ सेमिनार। बिल्कुल, 16, 17, 18 को जयपुर में आके कर रहा हूँ। 3 दिन की वर्कशॉप है, तो मैं भी अटेंड करना चाहूंगा, क्योंकि अभी आपसे बात करके बड़ा मजा आ रहा है।
सौभाग्य होगा हमारा, आपकी मुलाकात ही हो जाए। अगर 3 घंटे आप बैठ पाए तो उससे बड़ी कोई नहीं बात नहीं, बिल्कुल मैं सर होऊंगा वहां पे, मैं I'll be part of बहुत that. बहुत खुशी होगी। तो ये छोटी सी जर्नी रही है। इस ट्रेनिंग की जर्नी में भी बहुत सारे सीईओ स्टार्स, अभी हाल ही में दिशा पटनी, इमरान हाशमी के साथ भी वॉइस पे उनके लिए ट्रेनिंग कराई उनको। ओके तो बस चल रहे हैं सर, इसी तरह चल रही चीज़ें। और आपकी तरह थोड़ी सी बातें मैं भी कर लेता हूँ, कुछ शेर शायरी आती है, तो मोटिवेशनल सेशंस करते रहते हैं, ग्रेट टेडेक्स टॉक वगैरह करते रहते हैं। तो यही है, मतलब इसी में खुश हैं बस। सर। मुझे खुश। लगता है कि ये जो भी है अभी लंबा हो गया, लेकिन आपके साथ फिर से बैठना पड़ेगा। और आज आपने मुझसे चीज़ें पूछी है, हो सकता है मैं आपके बारे में जानना चाहूँ। मज़ा आ रहा है मुझे भी इसमें। मतलब मुझे पता नहीं है कि मैं कितना खुश होऊंगा, लेकिन मेरी बेटी जो देख रही होगी वो शायद मुझसे कहीं ज़्यादा खुश हो रही होगी ये सुन के। नहीं नहीं, हम लोग बैठेंगे फिर से, तो क्योंकि इस बार भी मज़ा आया और डेफिनेटली। मुझे उम्मीद है कि अगली बार भी मज़ा ही आएगा। गुड। हमसे संवाद करने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।